बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इन्वर्शन मेथड के ज़रिए इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, -x1 + 3x2 = -3, 4x1 - x2 = 12। इन दोनों इक्वेशंस को हम इन्वर्शन मेथड के ज़रिए x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेकिन इस मेथड को समझने से पहले जो है आपको प्रीवियस जो हमारे लेक्चर्स हैं वो उसमें को फैक्टर हम कर चुके हैं वो आना चाहिए, और उसके साथ साथ हम इन्वर्शन सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो उसके जब ये दोनों चीज़ें यानी को फैक्टर्स और इन्वर्शन आपको आता है तो आप इन्वर्स मेथड के ज़रिए इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है इनको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, ax = d, यानी इक्वेशन से हमने डायरेक्ट इस मेथड में पहले जाना है। ax = d में a जो है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x क्या है, x हमारे पास वेरिएबल वेक्टर है, जबकि d फॉर कांस्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकालना है। वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन में दो हैं, x1 और x2। यहाँ पे आपने उनको अरेंज करना है। सबसे पहले अगर यहाँ पे तो हमारे पास ये इक्वेशन अरेंज फॉर्म में है, अदरवाइज़ अगर अरेंज ना भी हो तो आप उसको अरेंज करेंगे। x1 के नीचे x1 होना चाहिए, x2 के नीचे x2 होना चाहिए, और अगर तीसरा वेरिएबल भी अगर हमारे पास है x3 तो x3 के नीचे x3 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2/2 का हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा। x1 का कोफिशिएंट -1 है, जबकि दूसरी इक्वेशन में x1 का कोफिशिएंट 4 है, ये आप देख रहे हैं। इसी तरीके से x2 के कोफिशिएंट 3 और -1, जबकि वेरिएबल हमारे पास क्या है x1 और x2, और ये कांस्टेंट वेक्टर है -3, 12, जो कि हमने यहाँ से इक्वेशन से उठाए हैं। तो जब आप इस फॉर्म में इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है कॉलम वाइज देखें, -1 4 और दूसरा कॉलम है 3 -1, इसको आप इसका इन्वर्स सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इक्वेशंस को सॉल्व करने का हमारे पास जो फार्मूला वो क्या है, x = a इन्वर्स d, यानी x की अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने इन्वर्स को d के साथ मल्टीप्लाई करना है। d क्या है, d हमारे पास कांस्टेंट वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम a इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो a इन्वर्स हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं, उसके 4 स्टेप्स हैं, और 4 स्टेप्स के ज़रिए आप a इन्वर्स जो निकालेंगे। इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखें, स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमारे पास यहाँ पे क्या आ चुका है, -11। तो -11 अदर देन 0 होना चाहिए। अगर ये 0 आता है तो यहाँ पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे लाजमी है कि a डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन सिंगुलर हो, यानी अदर देन 0 आंसर आए। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद सेकेंड स्टेप क्या है, को फैक्टर्स ऑफ a डिटर्मिनेंट, यानी आपने a जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसके हर एलिमेंट का को फैक्टर लेना है, जो कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में सीख चुके हैं। को फैक्टर लेने के बाद उसको इस मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज कर देना है। थर्ड स्टेप क्या है, को फैक्टर वेक्टर का ही आपने ट्रांसपोज करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। जैसे कि देखें, आपने इसका ट्रांसपोज करेंगे, कॉलम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। फोर्थ स्टेप में हम इन्वर्स ले रहे हैं। इन्वर्स लेने का क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो ये दोनों स्टेप्स जो है वो हम अपने प्रीवियस स्टेप्स में कर चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए जो थर्ड स्टेप में किया, जबकि डिटर्मिनेंट जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया। इनको डिवाइड फॉर्म में लिख देंगे, तो ये ए इन्वर्स है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास फार्मूला है एक्स को फाइंड आउट करने का, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ए इन्वर्स को डी से यानी कांस्टेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखें, x को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास a इन्वर्स है, जबकि -3 और 12 क्या है, कांस्टेंट वेक्टर यानी d। तो यहाँ पे आपने x1 और x2 दो वेरिएबल हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट रो और कांस्टेंट वेक्टर से हमारे पास x1 आ जाएगा, यानी फर्स्ट रो में क्या है, -1 एंड -3, और कॉलम क्या है, -3 एंड 12। क्या करेंगे, -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आंसर आ गया, दरमियान में प्लस का साइन आता है, और -3 को 12 से मल्टीप्लाई किया, क्या आता है, 36। क्योंकि माइनस है, उस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होकर ये -36 आ जाएगा। यानी आप दोबारा से इसको देख लें, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में प्लस का साइन, -3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो ज़ाहिर है वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे हमारे पास माइनस रह जाएगा। तो यूँ आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 आंसर आता है। 3 क्या है, x1 की वैल्यू है। इसी तरीके से आपको सेकंड वेरिएबल जो है वो कैलकुलेट करना है। सेकंड वेरिएबल के लिए सेकंड रो है, सेकंड रो को आप कांस्टेंट वेक्टर के साथ सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, -4 मल्टीप्लाइड बाय -3 क्या आता है, 12, दरमियान में प्लस का साइन आता है, -1 मल्टीप्लाइड बाय 12 -12, यानी ये आप कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद आप इसको जो है -11 से डिवाइड करेंगे।
तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0, यानी x1 जो है वो 3 है जबकि x2 क्या है 0 है। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ये आंसर है इक्वेशंस का। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, आप इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करें, x1 की जगह पे 3 और x2 की जगह पे 0, तो ये दोनों साइड जो इक्वल है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्वेश्चन जो है वो राइट है और हम आंसर निकाल चुके हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें ये है कि ये हमारे पास 2 इक्वेशंस थी, 2 वेरिएबल्स थे। तो ये क्वेश्चन जो है 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशंस के साथ भी आप सेम इसी तरीके से एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे। इन्वर्स लेंगे, इन्वर्स लेने के बाद आप इस फॉर्म में लिखेंगे और थर्ड रो भी आ जाएगी। तो थर्ड रो और कांस्टेंट वेक्टर के ज़रिए जो है वो थर्ड वेरिएबल भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करती जाऊँ कि ये जो आप इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इसका सोल्यूशन आपने मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि बाई चांस दोनों में माइनस आ रहा है। तो आपने क्या करना है, पहले एलिमेंट को इधर से पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी -1 को -3 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में प्लस का साइन आता है, उसके बाद -3 को 12 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड रो में क्या करेंगे, -4 को -3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन दरमियान में आता है, और इसके बाद -1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसके बाद जो है ये डिटर्मिनेंट से डिवाइड होकर ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। तो आप इस क्वेश्चन को पहले एज इट इज़ सॉल्व करें, उसके बाद आप चैप्टर नंबर 5 से आप जो है वो क्वेश्चन उठाएँ, 3 क्वेश्चंस 3 वेरिएबल के, और उनको सॉल्व करें, वेरीफाई करें। अगर वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपका आंसर सही है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी होगी इन्वर्स की, कोफैक्टर्स की। अगर ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हैं, आपको कोफैक्टर निकालने आते हैं, आपको इन्वर्स निकालना आता है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करना जो आपके लिए मुश्किल नहीं है।